हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। और इस वीडियो का पर्पज़ एक क्वेश्चन को आंसर करना कि अगर आपके पास जॉब है लेकिन कोविड की वजह से सैलरी आपकी कम हो गई है या फिर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें टॉपिक था कि आपके पास जॉब है ही नहीं, आप फ्रेशर हो या आपकी जॉब चली गई है, तो आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। और फिर उसमें क्वेश्चन आया कि केस ये है कि भी सैलरी कम हो गई है और जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही है, अब मैं क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। तो इसको हम सिंपली आंसर करेंगे इस वीडियो में। और इन जनरल मैं एक बेसिक आइडिया जिसको मानता हूँ और प्रमोट करता हूँ वो ये है कि हम अपनी इनडिसिप्लिन थिंकिंग की वजह से परेशान हैं, इससे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है कभी भी। तो बस हम अपनी इनडिसिप्लिन थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा मेहनत करते हैं और बाकी अपने आप सारी चीज़ें लाइन अप हो जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, केस क्या है कि आपके पास जॉब है लेकिन आपकी सैलरी कम हो गई है, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जिसको आमतौर पर लोग बोलते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कुछ ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं। और मेरा हर बार स्टेप वन सेम रहेगा कि स्टेप वन ये है कि अगर आप 10 रुपये कमाते हो तो क्या आप 9 रुपये खर्च करते हो और 1 रुपया सेव करते हो या नहीं करते हो। सिंपल सा लॉ है कि 10 रुपये आया और 9 रुपया ही आपके हाथ से बाहर जाता है, कि आपको 1 रुपया रिटेन करना आता है या नहीं आता है। और ये पॉइंट ना आपकी इनकम कितनी भी है या थी इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कोई किसी भी लेवल पे ये बातें कर सकता है कि भाई मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हिज डेप्ट, कि भाई उसने अपनी ज़्यादा इनकम के अकॉर्डिंग ज़्यादा डेप्ट्स लिए हुए हैं इसलिए वो परेशान है, या कम है, तो कुछ भी रीज़न हो। मैं सिंपली ये आइडिया कह रहा हूँ कि भाई अगर आपके हाथ में पैसे आए, हर महीने आते हैं, सैलरी आती है, तो क्या 1 रुपया आप संभाल लेते हो 10 रुपये में से या नहीं। और लिटरली संभाल लेने का मतलब संभाल लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एफडी कर दो या म्यूचुअल फंड में डाल दो, ये आपके पास एक्यूमुलेट होता रहता है। अगर आपके पास घर में नहीं पड़ा, आपके सेविंग अकाउंट में नहीं पड़ा, तो ये एक्यूमुलेट होता है। कब तक होता रहता है? जब तक कम से कम 6 महीने की सैलरी आपके पास नहीं आ जाती। इसको चाहे 2 साल लगे, 10 साल लगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आज आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, इस महीने के बाद नेक्स्ट सैलरी आएगी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ आपकी सेविंग्स कितनी है, तो सैलरी में से 1 रुपया आपका गायब हो जाना चाहिए जो आपके पास रखा रहेगा, ठीक है, सिर्फ रखने के लिए। फिर उसके नेक्स्ट मंथ अगर हमारी बात हो जाए और मैं पूछ लूँ अब आपकी सेविंग्स कितनी है, तो आपके पास फिर से जो सैलरी आई, जितनी भी आई, जहाँ से जो भी इनकम जनरेट हुई, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से आया पैसा, तो मल्टीपल जहाँ जहाँ से भी आया, हर बार आपने 1 रुपी 10% गायब कर दिया, संभाल के रख लिया। और बाकी का जिनका देना है, जो भी करना है, बाकी के 9 रुपीज़ में से ही किया। ये है स्टेप वन। इसको ऐसे समझो कि भाई अगर आपके टंकी खाली है लेकिन नल के सारे खुले हुए हैं, तो टंकी कितनी भी भर लो वो खाली हो ही जाएगी, ठीक है। तो आज नहीं तो कल खाली हो ही जाएगी, क्योंकि आपके इनडिसिप्लिन्ड हैबिट्स हैं, ठीक है। अगर आपको पैसे को हैंडल करना नहीं आता तो सैलरी कितनी भी, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप एक ये बेसिक डिसिप्लिन कम पैसों में नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो ज़्यादा पैसों में तो कभी भी नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं तो आप 10% संभाल पाओगे, तब भी नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि ये हैबिट की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको अभी से ही ठीक करना है, आपको बहाने बनाने छोड़ने होंगे। आगे की ऑडियो आप सुनो या ना सुनो, पर ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियली। अगर हम बात करें, ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा के, इतना स्ट्रेस दे के इस बात को बोल रहा हूँ। हर महीने आपकी इनकम जो 10 रुपये में से 1 रुपया आप गायब कर देते हो, संभाल लेते हो, वो बढ़ते जाना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस के साथ लिंक्ड है। जब पैसा एक्यूमुलेट होता हुआ दिखता है ना, हमें पास इतने पड़े, अपने पास इतने पड़े, 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आता है, जो नेगोशिएशन की एक एबिलिटी क्रिएट हो जाती है ना, जो आप बात कर सकते हो जिस कॉन्फिडेंस के साथ, वो उससे पहले आप कर ही नहीं सकते, चाहे जो कुछ भी कर लो।
फिर हम बात करते हैं अब स्टेप 2 की। स्टेप 2 ये है कि डेली आपकी हैबिट होनी चाहिए, डेली। ठीक है, मैं ऐसे मानता हूँ, सपोज़ आपने आज एक आपको जॉब मिल गई, ठीक है, आज से 1 साल तक आप खाली उस जॉब में, क्योंकि उन्होंने आपको हायर कर लिया और आप उनके सिस्टम्स को समझ रहे हो और उसमें एडजस्ट हो रहे हो, 1 साल ऐसे निकल गया, तो आप अभी भी 1 साल के बाद वो अपनी मर्ज़ी से अगर कुछ भी इंक्रीमेंट दे देते ना, वो कंपनी की अच्छाई है, आपकी कोई अच्छाई नहीं है इसमें। 1 साल के बाद जब सेकेंड ईयर तक आप पहुंचते हो, ठीक है, और तब तक कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब 2 सालों में आपने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर लिया। 1 साल आपने एडजस्ट किया अपने काम के हिसाब से अपने आप को, और नेक्स्ट ईयर आपने कुछ ऐड ऑन परफॉर्म किया, ठीक है। अब आप इंक्रीमेंट के लिए मांगने जा रहे हो, पर आपको याद कैसे रहेगा कि पिछले 2 सालों में मैंने किया क्या है। तो इसलिए स्टेप 2 में जो एक्टिविटी है वो ये है कि डेली, हर रोज़ आप अपने आप को ईमेल करते हो, जिसमें आप डेट लिखते हो, आज की डेट, और ईमेल में आप लिखते हो आज पूरे दिन में आपने क्या क्या काम किए हैं। तो आप एक्चुअली छोटे से छोटा काम भी लिख देते हो और बड़े से बड़ा काम भी लिख देते हो, पर आप लिख देते हो, और ये आपका डेली डिसिप्लिन होता है। आपने आज अपने आप को ईमेल कर दिया, अब कल आया, कल शाम को फिर आपने उसी मेल को फॉरवर्ड किया अपने आप को, और उसमें ही एक और पॉइंट ऐड कर दिया नेक्स्ट डेट डाल के कि आज मैंने ये किया है। और ये डिसिप्लिन में आप हर रोज़ करते हो, चाहे अपने ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद करते हो, रात को आराम से घर बैठ के याद करके पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया है फिर करते हो। पर ये एक डिसिप्लिन ज़रूरी है, क्योंकि आप भूलते जाओगे हर रोज़ कि आपने कंपनी के लिए क्या क्या किया है। 2 साल बहुत लंबा टाइम होता है। तो आपको ये हैबिट क्रिएट करनी है कि आप हर रोज़ अपने आप को एक ईमेल कर देते हो, पर्सनल ईमेल आईडी से अपने आप को, कि मैंने ये काम परफॉर्म किए हैं। इसका एक बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म में आपके पास हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है कि आपने किया क्या क्या है, ठीक है। और सेकंड, जब आप देखते हो ना एट द एंड ऑफ द डे कि आपने पूरा दिन कुछ तो किया है ना, जहाँ पर थे वहाँ से काफ़ी आगे आ चुके हो या थोड़ा सा आगे आ चुके हो, तो ये आपके माइंडसेट के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। एक पॉजिटिव और क्रिएटिव माइंडसेट बना के रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है जब आप रिकॉल करते हो क्या क्या काम आज कर पाए हो आप। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप ये है, हर 3 महीने में आप अपना रिज्यूम अपडेट करते हो, naukri.com में या कहीं पर भी, या और मल्टीपल वेबसाइट्स में। इवन naukri.com में भी आप मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हो 2-3 ईमेल आईडी से, और सेम रिज्यूम अपडेट कर सकते हो सब में। तो इसमें आप पिछले 3 महीनों में क्या क्या किया है वो एक्चुअली गो थ्रू करते हो, डे 1 से कि मैंने ये काम किए थे, डे 2 में मैंने ये काम किए थे, डे 3 में मैंने ये काम किए थे। और आप एक्चुअली सारी चीज़ें पढ़ते हुए ना, जो आपको स्ट्राइकिंग दिखता है, हाँ ये एक एडिशनल चीज़ है जो मैंने परफॉर्म की थी, वो आप अपने रिज्यूम में लिख लेते हो कि ये मैंने किया है। फिर आप पढ़ते रहते हो और आपके सामने और कोई आइडिया आता है, हाँ ये मैंने परफॉर्म किया है, तो आप वो लिख लेते हो। या इस सारी चीज़ों को करते हुए आपके माइंड में कोई स्किल आ जाती है कि हाँ अब मैं ये एफिशिएंट हो गया हूँ। जैसे अब मेरे को एक्सेल करना आ गया, एक्सेल सॉफ्टवेयर को हैंडल करना आ गया, वर्ड सॉफ्टवेयर को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करना आ गया है, पीडीएफ्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल आ गया, डिजिटल सिग्नेचर्स को, या कुछ भी आप करते हुए और लोगों से सीखते हुए कोई फॉर्म, गवर्नमेंट की वेबसाइट का फॉर्म फिल करना आ गया है, कुछ एक चीज़ें आ गई हैं आपको ये करते हो इस प्रोसेस में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने रिज्यूम में ऐड ऑन करनी है, और रिज्यूम एवरी 3 मंथ्स अपडेट करते रहना है। 3 मंथ्स एक सर्टेन सही टाइम है, आप मंथली भी कर सकते हो, पर 3 मंथ्स एक जस्टिफाइड टाइम है कि आप अपडेट रख रहे हो अपने रिज्यूम को। आपका रिज्यूम कभी भी 3 महीने से पुराना नहीं होता है। तो ये हो गए 3 स्टेप्स। 4th स्टेप में ये करेंगे हम कि जब भी आपको कोई कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल, तो आप हमेशा येस बोलते हो और आप इंटरव्यू देने में इंटरेस्ट दिखाते हो। वो जॉब में इंटरेस्ट नहीं है अभी भी आपका इंटरेस्ट सिर्फ इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू क्लियर करना है। आपको सिर्फ एक ऑफर लेटर जनरेट करना है, चाहे वो सेम इनकम का मिल जाए या प्रेजेंट इनकम से 10% 20% थोड़ा ज़्यादा हो, उससे अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको तो स्किल डेवलप करनी है कि आप कैसे टाइम निकाल के इंटरव्यूज़ देने जाते हो, बस क्या सवाल पूछे जा रहे हैं और आप कैसे उनको आंसर कर रहे हो। ये
रेगुलर प्रोसेस में रहना है। लोगों ने सालों से इंटरव्यू ही नहीं दिया होता, इसलिए उनको और डर लगता है कि मैं कोई और जॉब कैसे ढूंढूंगा। लेकिन अगर आप रेगुलर रिज्यूम अपडेट करते रहते हो और अगर कोई कॉल आ जाती है तो चले जाते हो, ठीक है, एटलीस्ट इंटरव्यू दे के आना है, एटलीस्ट मिल के आना है लोगों से, ठीक है। ऑफ़र लेटर जनरेट करने की कोशिश करनी है, एक्सेप्ट करो या ना करो, या उस ऑफ़र लेटर का क्या करो, वो सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। पर आप इतना सा काम ज़रूर करते हो कि अगर कॉल आ गई है तो आप उसको पॉजिटिवली हैंडल करते हो, एफर्मेटिवली हाँ बोलते हो, और एक बार इंटरव्यू स्किल्स अपनी ज़रूर एनहांस करते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही होती है, इसका और कोई तरीका ही नहीं है। और क्योंकि आप रिज्यूम को एक्चुअली अपने वर्क एक्सपीरियंस से अपडेट करते जा रहे हो, जो भी आपने रिसेंटली काम किए उनको फर्स्ट या सेकंड पेज में ही आप लिख रहे हो, इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि जो इंटरव्यू कॉल आया है उसमें वही चीज़ें वो ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए आपको वो हायर करना चाहते हैं। इससे क्या होता है, एक तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है कि पता नहीं नई जॉब में मेरे को क्या काम कराना पड़े, मैं एडजस्ट हो भी पाऊँ या नहीं हो पाऊँ। तो अगर आप एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस रिज्यूम में लिख रहे हो और वही सामने वाले को दिख रहा है और उसी बेसिस में वो आपको हायर कर रहा है, तो वर्क को लेके अनसर्टेनिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ठीक है। आप इजीली एडजस्ट हो सकते हो नए जॉब एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप रिज्यूम ठीक से अपडेट कर रहे थे। एक्चुअली हर रोज़ आप अपना काम अपने आप को ईमेल कर रहे थे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और उस बेसिस में हर 3 महीने में उसको रिव्यू करके अपना रिज्यूम अपडेट कर रहे थे। तो अनसर्टेनिटी काफ़ी हद तक कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, अब इंटरव्यू स्किल्स हो गई, कॉल्स आ रही थी नहीं आ रही थी। फर्स्ट ईयर में आप क्वालिफाइड नहीं हो अपनी कंपनी से कुछ भी मांगने के लिए। आपकी कंपनी का कोई ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम है, आप उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करते हो, पर आप अभी पोजीशन में नहीं हो किसी भी तरह से कुछ मांगो, ठीक है। सेकेंड ईयर में अब आपकी कंपनी में कोई ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप खुद ही मांग सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल प्रेफरेबली, कि मैंने ये चीज़ें परफॉर्म की हैं, इस बेसिस पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को एक इंक्रीमेंट मिले, ठीक है। और है तो उस सिस्टम में आप क्लियरली हाईलाइट करके कि आपने क्या क्या किया है आप मांग लेते हो। और एक चीज़ आप और कर सकते हो कि एडिशनल जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सामने आती है, ये आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कह रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड ईयर में आती जाएंगी, आप लेते जाओगे, उसके बाद आप उसको मनी के साथ लिंक करना स्टार्ट कर देते हो कि देखो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप कह रहे हो मेरे को और करना है, काम मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरे को और रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। मेरे को एक बड़ी टीम चाहिए हैंडल करने के लिए, मेरे को खुद और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओ आप, ताकि मैं ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर पाऊँ। क्योंकि आपको ऐसा करना है इसलिए आप ऐसा बोलोगे, और आप ऐसा बोल पाओ वो तभी होता है जब आपने स्टेप 1 ठीक से किया था, कि आप हर महीने 10 रुपये में से 1 रुपया संभाल लेते हो। तो आपकी सेविंग्स बढ़ती जा रही है, इसलिए आप मुंह खोल के बात करने लायक हो गए हो। और आप हमेशा याद रखते हो कि सारी सेविंग्स इसलिए हो रही थी क्योंकि एक कंपनी आपको पैसे दे रही थी अभी तक, इसीलिए। नेक्स्ट आप क्या करते हो कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते समय आफ्टर 2 years ऑफ एटलीस्ट वर्क परफॉर्मेंस इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको लिंक करने की कोशिश करते हो एडिशनल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यू, तो लिंक करते हो। नहीं तो आप नहीं लेना चाहते और वो फिर भी देना आते हैं, तो आप फाइनेंशियली नेगोशिएट करके ही एडिशनल वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो। 2 सालों में क्योंकि आप अपना वर्क लिखते थे तो आपको पता है आप क्या करते हो कंपनी में, आपने कंपनी को कम्युनिकेट भी किया है आफ्टर 2 years कि आपने ये काम किए, तो एक आप हाईलाइटेड पर्सन तो बन ही गए हो। और फिर हाईलाइटेड पर्सन बन के आप एडिशनल वर्क ले रहे हो विथ क्लैरिटी कि आपको और फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, और आप ही बता भी देते हो कि कम से कम इतने और अगर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा तो आप ये वर्क असाइनमेंट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या कर सकते हो, अब ये आखिरी स्टेप मैं बोलूँगा जो आप कर सकते हो। ये आखिरी स्टेप ये है कि अब आप सपोज़ करते हैं आप रेगुलर जॉब इंटरव्यूज़ में अपीयर हो रहे थे, कुछ एक्टिविटी कर रहे थे और कोई ऑफ़र लेटर आपके पास आ गया है, तो आप पहले अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को अप्रोच करते हो कि मेरे को ये ऑफ़र मिला है मार्केट प्लेस से, इतना इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो मैं कहीं और जाने के बजाय पहले आप ही से ही पूछ रहा हूँ, कंसल्ट कर रहा हूँ कि क्या मेरे को इंक्रीमेंट दे सकते हो। नहीं दे सकते तो मैं स्विच करना चाहता हूँ।
नहीं तो आप यहाँ पे ही कंटिन्यू करना चाहते हो, क्योंकि अभी तक इन्होंने ही आपका खर्चा चलाया है। तो आप कहीं ना कहीं ये क्लियर हो कि ऑफ़र आपको कहीं से कुछ भी कितना भी मिल जाए, फर्स्ट आप अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ही ऑफ़र बता के क्लियर कम्युनिकेट करते हो कि अगर यहीं पर ही मिल जाए तो मैं कहीं और क्यों जाऊँ। ठीक है, फिर वो अगर नहीं देना चाहते इस वक्त, फिर आप जॉब स्विच कर लेते हो। तो ये एक प्रोसेस है जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपको फॉलो करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।